हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आज के नए वीडियो सेशन में विद हॉटस्पॉट बायोलॉजी। राइट। आज का जो हमारा वीडियो सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आज पढ़ने वाले हैं हम, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाते हैं, और इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कौन कौन से चीज़ें उनको किस तरह से पढ़नी चाहिए, इनमें उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम आपके लिए आए हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। अब हम वही पढ़ेंगे कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस तरह से उसमें ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस होता है। अगर मैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को सिंपली आपको बताने की कोशिश करूं, इट इज़ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज़ सिंपली द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है ये? इट इज़ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन। थ्रू सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं या थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं, एक ही बात है। अब जो ये मॉलिक्यूल्स का पैसेज होना है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स है सेल से इन एंड आउट होगा उसकी मेम्ब्रेन से, इसके अलग अलग मेथड्स हैं। ब्रॉड बेसिस पे इसके 3 मेथड्स हैं। बेसिकली 3 मेथड्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। सबसे जो पहला मेथड है दैट इज़ द कि किस तरह से मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। द फर्स्ट प्रोसेस इज़ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है दैट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। राइट। कौन सा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और तीसरा जो मेथड है उसको कहा जाता है बल्क ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं, या इट इज़ बल्क मूवमेंट। राइट। इन 3 तरीक़ों से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो चलिए एक बारी बारी से इनको हम एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। जब मैं बात करूं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसको समझने के लिए का आपको छोटा सा हम ऐसे ट्रिक सा बताएंगे। अब देखिए, आपकी बॉडी को एक्टिव रहने के लिए एनर्जी चाहिए। इन द सेम वे कोई भी एक्टिव प्रोसेस जो होगा उसको चलाने के लिए हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेल अपनी एनर्जी को यूज़ करता है। बात समझ में? यानी कि जिस भी ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाएगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो रिवर्स एंटागोनिस्टिक मैकेनिज्म है उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, वेयर नो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे किसी तरह का एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बात समझ में आई? तो मैंने बोला कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के लिए हमें किसी भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट का ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, 2 सब टाइप्स पे डिवाइड करते हैं। यानी कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये 2 तरीके से होता है। राइट। तो सबसे पहला मेथड है इसका पैसिव ट्रांसपोर्ट का, दैट इज़ द डिफ्यूजन। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट और भी ज़्यादा डिटेल्स में आएंगे जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक ब्रीफ आइडिया हम लेंगे, घबराने की कोई भी बात नहीं है। और दूसरा है फैसिलिटेट। फैसिलिटेटेड या फैसिलिटेट भी कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट। राइट। ये 2 मेथड होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में। तो आइए समझते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। बड़े ध्यान से समझिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो डिफ्यूजन तो सिंपली क्या मतलब होता है कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। छोटी क्लासेस में भी डेफिनेशन पढ़ा होगा। इट इज़ सिंपली द मॉलिक्यूल मूवमेंट। क्या हो रहा है इसमें? मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। राइट।
हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताते हैं। आपने परफ्यूम का बॉटल होगा आपके पास सबके घर में, जो डीओ आप लगाते हैं, तो क्या होता है, हमने उसमें गैस को कंप्रेस करके रखा होता है लिक्विड स्टेट में। तो जब आप उसको कंप्रेस करते हैं, सो कंप्रेस करने पे क्या होता है, वो गैस फैलना शुरू होती है। तो बेसिकली आपने क्या किया है, एक बहुत बड़े अमाउंट ऑफ गैस को एक छोटे से सिलेंडर में पैक करके रखा हुआ है। बात समझ में आई? यानी कि जो उसका एक्चुअल एरिया था उस गैस को ऑक्यूपाई करने का, आपने उसके एक्चुअल एरिया से उसको बहुत कम स्पेस में क्या करके रखा है, पैक करके रखा हुआ है। सो जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो वहाँ से वो जो पार्टिकल है डिफ्यूज़ करता है। अब रीज़न क्या है उसका, कि वो जो इसके बीच में जो परफ्यूम है उसका जो कंसंट्रेशन है इस बॉटल के अंदर ज़्यादा है। बात समझ में आई? और बाहर उसका कंसंट्रेशन कम है। सो बटन दबाने पे क्या होता है, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और इसको मूव करवाने के लिए आपको किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी तरह का कोई भी एनर्जी नहीं लगता है। या इससे भी और सिंपल अगर मैं एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये एक पानी की टंकी है, राइट, ये एक पानी की टंकी है, ये पूरी भरी हुई है, राइट, ये पूरी भरी हुई है। अब इस पानी की टंकी के अंदर क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, राइट। और ये एक और पानी की टंकी है। अब ये पूरी की पूरी क्या है, खाली है। सो अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से एक पाइप कनेक्ट करूँ, क्या करूँ, एक पाइप कनेक्ट करूँ। अब देखिए जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, ये वाली टंकी में। सो ये जो वाटर है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और इसको मूव करवाने के लिए आपको किसी भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूज़न। ये तो मैंने आपको वाटर का एग्जांपल दिया है, लेकिन जो डिफ्यूज़न होता है ये प्रोमिनेंटली गैसेस में ज़्यादा ऑपरेट करता है, राइट। सो अगर डिफ्यूज़न लिक्विड्स में ऑपरेट करे तो उसे ऑस्मोसिस कहा जाता है, ये हम पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना सा बात याद रखिए कि डिफ्यूज़न गैसेस में डोमिनेटली क्या करता है, ऑपरेट करता है। बात समझ में आई? अब उसके बाद जो सेकंड मेथड है दैट इज़ द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ पहले। सो लेट अस सपोज कि ये एक मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, राइट, ये एक मेम्ब्रेन है। और वही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बताया था आपको कि बीच में बड़े सारे प्रोटीन्स होते हैं और साइड पे लिपिड की बाइलेयर होती है। अब व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ डिफ्यूज़न, ध्यान से देखिएगा। डिफ्यूज़न के केस में क्या होता है कि जो पार्टिकल का साइज़ है, पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, छोटा छोटा होता है। और पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा है, और वो इजीली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पहुँच जाते हैं। बात समझ में आई? सो जब पार्टिकल बड़ी ही आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाए, इसको कहा जाता है डिफ्यूज़न। क्या कहा जाता है, डिफ्यूज़न। ठीक। अब व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, बड़े ध्यान समझिएगा। क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होती है इसके ऊपर कुछ स्पेशल क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको क्या कहा जाता था, याद करिए, प्रोटीन्स। स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पेशल प्रोटीन्स क्या करते हैं, एक बड़ा ही यहाँ पे अच्छा काम करते हैं, बड़ा ही नेक काम करते हैं। ये देखिए, बड़ा ही नेक काम करते हैं। तो नेक काम ये क्या करते हैं, देखिए। अब कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा साइज मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये यहाँ पे मॉलिक्यूल का साइज छोटा था तो इसीलिए ये बड़े ही इजीली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया। अब कुछ मॉलिक्यूल्स और भी होते हैं यहाँ पे जिनका क्या होता है, साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है। अब इन मॉलिक्यूल्स, ये जो मॉलिक्यूल है ये इस मेम्ब्रेन को इतनी आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन अगर ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे तो ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ से टूट सकती है। इसीलिए मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेशल, क्या बोला मैंने, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को बड़ी ही आसानी से मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं
बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है ये इन मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, इनको बढ़ावा देगा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस मेम्ब्रेन को डिफ्यूज़ नहीं कर सकते तो हम आपकी हेल्प करेंगे और बदले में आपकी कोई भी हम एनर्जी नहीं लेंगे और ना ही हमारी कोई एनर्जी यूटिलाइज होगी। यानी कि इस कंपोनेंट ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को फैसिलिटेट किया। क्या किया, बढ़ावा दिया। फैसिलिटेट को क्या कहा जाता है, बढ़ावा देना, ताकि ये जो मॉलिक्यूल है मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी तरफ बड़ी आसानी से आ जाए। सो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूज़न इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। तो इसको अगर मैं डिफाइन करूँ, सो व्हाट हैपन्स इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, सर्टन मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज दे कैनॉट फ्रीली डिफ्यूज़, ये फ्रीली डिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, and they are helped across by membrane component, they are helped across, ये हेल्प की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, they are facilitated across by the membrane components। बात समझ में आई। सो ये इनको हेल्प कौन करता है, ये मेम्ब्रेन का कंपोनेंट हेल्प करता है ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह कर सके। अब लेकिन डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में अंतर क्या है, अंतर ये है कि जो डिफ्यूज़न है इट कैन बी रिवर्स, ये मॉलिक्यूल बड़े आसानी से यहाँ से यहाँ सकता था और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यानी कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ ये जा सकता है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में एक बार हाई कंसंट्रेशन से अगर लो कंसंट्रेशन में वो चला गया सो ये दोबारा वापस नहीं आ सकता है। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। सो इट इज़ यूनिडायरेक्शनल, ये यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन जो डिफ्यूज़न है ये बाई डायरेक्शनल होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो सबसे मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो दोनों तरह के डिफ्यूज़न हैं इसमें किसी तरह का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं मॉलिक्यूल्स को ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से डिफ्यूज़ कर सकें। बात समझ में आई। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे मेम्ब्रेन बनाता हूँ। तो ये मान लीजिए मैंने एक मेम्ब्रेन बना दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, राइट। सो अब एक्टिव में आपको एक चीज़ याद रखनी है, अब यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी का यूज़ होगा। क्या होगा, एनर्जी का यूज़ होगा, ठीक। सो इन द सेम वे यहाँ पे भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। अभी बताते हैं किस तरह के कंपोनेंट्स हैं। तो देखिए क्या होता है। सो अब डिफ्यूज़न के केस में क्या था कि जो मॉलिक्यूल था उसकी डिफ्यूजेबल प्रॉपर्टी थी, यानी कि वो मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी तरफ बड़ी आसानी से डिफ्यूज़ कर सकता था। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सबसे पहली जो चीज़ आपको याद रखनी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एप्लीकेबल टू नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट उनमें ऑपरेट करता है, उन मॉलिक्यूल्स में ऑपरेट करता है जो आसानी से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अब बात ये आई, अगर ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं तो हमें ज़रूरत क्या है फिर उसको क्रॉस करवाने की। तो ज़रूरत ये है कि कुछ कंपोनेंट्स हमारे सेल में ऐसे होते हैं जिनको सेल से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो सेल के लिए हार्मफुल बन जाते हैं। बात समझ में आई। इसीलिए सेल उनको अपनी एनर्जी यूटिलाइज करके ज़बरदस्ती अंदर से बाहर की तरफ निकाल फेंकता है। बात समझ में आई। सो ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। कौन सा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ये अंदर वाली साइड है इसकी, ये इनर साइड है, राइट। सो जैसे कि देखिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूँ, सो सोडियम और पोटेशियम जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सोडियम को ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा, सोडियम को ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा, राइट। और जो पोटेशियम है उनको बड़े बड़े
ब्लू सर्कल से रिप्रेजेंट करूँगा, राइट। तो अब मैंने क्या बोला आपको कि कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सोडियम और पोटेशियम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट्स कह सकते हैं जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल के अंदर पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस मेम्ब्रेन के अंदर सोडियम या पोटेशियम का लेवल हाई हो जाएगा तो वो सेल को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए मेम्ब्रेन क्या करती है, इनको ज़बरदस्ती यहाँ से बाहर निकालती है। और ये कब तक बाहर निकालती रहती है, जब तक दोनों साइड पे पोटेशियम या सोडियम का जो लेवल है वो बराबर नहीं हो जाता है। सो उसको निकालने के लिए जो ये मेम्ब्रेन है ये किसका यूज़ करती है, एटीपी का। किसका यूज़ करती है, एटीपी का। तो एटीपी को यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एटीपीएस। सो ये एटीपीएस क्या करता है, एटीपी को यूज़ करता है यानी कि एनर्जी को यूज़ करता है। और जो मेम्ब्रेन के हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं, अब सोडियम और पोटेशियम हार्मफुल कब होंगे, जब ये ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे हार्मफुल नहीं है, जब ये ज़्यादा हो जाएंगे तो इन हार्मफुल कंपोनेंट्स को वो सेल के अंदर वाली मेम्ब्रेन से, या आप ये कह सकते हैं अंदर से बाहर की तरफ निकाल फेंकता है, जो बाद में हमारे यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। सो ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम है फोर्सफुली इनको बाहर निकालेगा। और कब तक बाहर निकालता रहेगा, जब तक इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये बराबर नहीं हो जाएगा, कुछ इस तरह से। सो बात समझ में आई आपको, ठीक है। सो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, द मेम्ब्रेन विल एक्सपेल, ध्यान से सुनिए, विल एक्सपेल सोडियम आउट ऑफ द मेम्ब्रेन इवन व्हेन द सोडियम आयन कंसंट्रेशन आउट द सेल इज मोर। बात समझ में आई। सो अब यहाँ पे ये नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि जो बाहर वाली साइड है, मान लीजिए यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, सो बाय रूल क्या होना चाहिए कि सोडियम को हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेम्ब्रेन का जो अंदर वाला सिस्टम है उसको केवल 2 ही सोडियम की ज़रूरत है, लेटर सपोज। तो जितने उसको सोडियम की ज़रूरत होगी वो उतना ही रखेगी। बेशक मान लीजिए अगर 2 से यहाँ भी 3 भी हो जाएंगे तो ये सेक्स ऑफ सोडियम को भी यहाँ से बाहर फेंकेगी by using the energy. So that is the process of active transport, जिसमें एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। अब बात करते हैं what is the bulk movement, right? तो चलिए अब बात करते हैं what is the bulk movement। तो bulk movement का पहला वर्ड कौन सा, देखिए bulk। सो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में हमने देखा कि पार्टिकल का जो साइज़ था या मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ था वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, कंपैरेटिवली छोटे ही थे। लेकिन जो बल्क मूवमेंट होता है यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल का साइज़ होता है वो बड़ा होता है और उस मॉलिक्यूल के साइज़ को किस तरह से मेम्ब्रेन उसको टैकल करती है वही हम इसमें पढ़ेंगे। सो बल्क मूवमेंट में यूजुअली क्या होता है, देयर इज़ एन एनक्लोजर ऑफ मटेरियल्स। सो यहाँ पे क्या होता है, जो यूजुअली बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं वो किस में आके एनक्लोज हो जाते हैं, वेजाइकल्स। और इन वेजाइकल्स को कहा जाता है कैरियर वेजाइकल्स। तो चलिए देखते हैं कि बल्क मूवमेंट किस तरह से ऑपरेट करता है। बल्क मूवमेंट के 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड से ही ऑपरेट करता है। सबसे जो पहला मेथड है इसका, दैट इज द एंडोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि सेल के अंदर कोई मटेरियल आता है, मटेरियल अंदर आने के बाद सेल उसकी प्रोसेसिंग करता है, उस मटेरियल को तोड़ता है। मटेरियल को तोड़ने के बाद जो उसमें से यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं वो उनको एक्सट्रैक्ट कर लेता है और जो अनयूज़फुल मटेरियल होते हैं उनको सेल से बाहर निकाल फेंकता है। अब जो ये एंडोसाइटोसिस है, अब सेल के अंदर जो मटेरियल आ रहा है ये 2 तरह का मटेरियल हो सकता है। इट कैन बी ए लिक्विड मटेरियल एंड इट कैन बी ए सॉलिड मटेरियल। सो अगर वो सॉलिड मटेरियल है, अगर वो सॉलिड मटेरियल का इंटेक कर रहा है, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। ये नीट में बहुत बार पूछा गया है। सो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, सॉलिड मटेरियल का सेल क्या करता है, इंटेक करता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करता है। बात समझ में आई, जिसको क्या कहा जाता है, सेल ईटिंग भी कहा जाता है। फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहा जाता है। और अगर वो लिक्विड मटेरियल है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिनोसाइटोसिस। यहाँ पे मटेरियल कैसा होता है, लिक्विड, और इसको क्या कहा जाता है, सेल ड्रिंकिंग।
नीट में बहुत बार पूछा गया है कि सेल ड्रिंकिंग किसको कहा जाता है, सेल ईटिंग किसको कहा जाता है, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब ये प्रोसेस बेसिकली होता कैसे है। सो लेट अस सपोज ये मेम्ब्रेन है। सो मेम्ब्रेन पे क्या होता है, अलग अलग तरह के वेसिकल्स होते हैं। हमने एनिमल सेल का आप डायग्राम देख लीजिएगा, ठीक है। सो देखिए इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, राइट। सो ये देखिए, मान लीजिए पहली स्टेज में यहाँ से आया एक सॉलिड मटेरियल। सो सॉलिड मटेरियल क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से एंट्री मारेगा। एंट्री मारने के बाद क्या होगा, ये जो यहाँ पे वैक्यूल है ये इसको एनक्लोज करना शुरू कर देगा और फाइनली ये जो सॉलिड या इट कैन बी लिक्विड ये इसके अंदर एनक्लोज हो जाएगा। बात समझ में आई। अब एनक्लोज होने के बाद क्या होगा, ये जो सॉलिड मटेरियल है अब ये मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। मान लीजिए ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन है, ठीक, ये पूरी की पूरी क्या है, मेम्ब्रेन है। तो देखते हैं क्या करेगा ये। सो मेम्ब्रेन के अंदर आने के बाद क्या करेगा, ये इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव वैक्यूलेशन बना लेगा, वैक्यूल बना लेगा। सो जब ये सॉलिड मटेरियल इस वैक्यूल के अंदर इनकवर हो जाएगा, दिस वैक्यूल सराउंडिंग द सॉलिड और द लिक्विड फूड मटेरियल, दिस इज नोन एज पिनोसोम। क्या कहा जाता है इसे, पिनोसोम। सो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज द एनगल्फ्ड, यानी कि इसने इस ड्रॉपलेट को क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया। अब एनगल्फ करने के बाद क्या करेगा, ये इसकी प्रोसेसिंग करेगा, इसको तोड़ेगा, यानी कि साइटोसिस, इसको ये तोड़ेगा और तोड़ने के बाद इसमें से यूजफुल कंपोनेंट्स को क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, इसमें से जो यूजफुल ये इसको ब्रेक कर देगा, इस पिनोसोम का जो अंदर का मटेरियल है, और इसमें से यूजफुल कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा, जो इसमें से अनवांटेड मटेरियल है, जो इसमें से अनवांटेड मटेरियल है वो सेल के बाहर निकाल फेंकेगा। बात समझ में आई। सो ये अनवांटेड मटेरियल था, यूजफुल मटेरियल को सेल ने यूटिलाइज कर लिया। सो इस तरह से प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस का। बात समझ में आई। सो एंडोसाइटोसिस में अगर आपको पिनोसाइटोसिस एक्सप्लेन करना है सो इसको आप लिक्विड ड्रॉपलेट लिख सकते हैं। अगर आपको फैगोसाइटोसिस एक्सप्लेन करना है तो इसको आप सॉलिड ड्रॉपलेट लिख सकते हैं। चॉइस इज योर्स। अब बात करते हैं सेकेंड प्रोसेस का, दैट इज द एक्सोसाइटोसिस। सो एक्सोसाइटोसिस भी इसी का ही पार्ट है बेसिकली। सो ये तो चलिए मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया कि लिक्विड ड्रॉपलेट का किस तरह से एनगल्फिंग हुआ। अब हम क्या कर लेते हैं, एक सॉलिड ड्रॉपलेट का एग्जांपल ले लेते हैं, राइट, क्योंकि सॉलिड ड्रॉपलेट का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, राइट। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये भी अलग अलग स्टेजेस में चलेगा। तो मान लीजिए बाहर एनगल्फ करने के बाद इसने अंदर बनाई वैक्यूलेशन। क्या बनाई, वैक्यूलेशन डेवलप किया। बात समझ में आई। सो ये मैंने क्या बोला था, पिनोसोम। सो पिनोसोम किसके लिए था, फॉर लिक्विड, और अगर ये सॉलिड होगा तो ये बन जाएगा फैगोसोम। ये क्या बन जाएगा, फैगोसोम। ठीक है बेटा। अब ये क्या करेगा, इसकी प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद ये इसको तोड़ना शुरू कर देगा, और तोड़ने के बाद ये इसका ब्रेक कर दिया इसने इस फूड मटेरियल का। अब तोड़ने के बाद क्या होगा, इसमें से यूज़फुल चीज़ें ये क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और जो अनवांटेड है अब क्या बच गया। सो जब ये एक्सट्रैक्ट कर लेगा, सो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ये फैगोसोम है ये कहलाएगा डाइजेस्टिव वैक्यूल। क्या कहलाएगा, डाइजेस्टिव वैक्यूल। अब जो ये डाइजेस्टिव वैक्यूल है पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है। डाइजेस्ट करने के बाद अब इसके अंदर ये बच गया है अनडाइजेस्टेड मैटर। क्या बच गया है, अनडाइजेस्टेड मैटर। सो इस अनडाइजेस्टेड मैटर को फाइनली जो सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, ये बाहर निकाल फेंकेगी। दिस इज द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल। बात समझ में आई आपको। सो द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड पार्टिकल फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है उसे, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है बेटा जी, बात समझ में आ गई।
सो एक्सोसाइटोसिस में क्या कर रहा है, जो सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल आ रहा था उसको डाइजेस्ट करने के बाद सेल उसको बाहर निकाल फेंकता है, ठीक है। सो दिस इज आल्सो नोन एज सेल वॉमिटिंग। क्या कहा जाता है इसे? सेल वॉमिटिंग। तो ये अलग अलग इसके कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, द मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द कैरियर वेसिकल आउटसाइड द सेल। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है कि किस तरह से बल्क मूवमेंट होता है। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।